ऑफ यू जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, भारत के इतिहास को सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्राचीन भारत, दूसरा बांटा गया है मध्यकालीन भारत और तीसरा बांटा गया आधुनिक भारत, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक हमारा है प्राचीन भारत के बारे में। देखिए, हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत मतलब कि बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी बीपीएससी दीजिएगा तो वहाँ पे पूछे जाएंगे, लेकिन मेनली हम लोग 90% जो है हर एग्जाम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो 3 भाग हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखिए, अब इतना जानकारी के लिए अब हम लोग प्राचीन भारत में आ गए। वेद टोटल कितने हैं, वेदों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में किसके मूलतः पढ़ेंगे हम लोग, वेद के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्राचीन भारत में क्या क्या चीज है। देखो ध्यान से, तो वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। आप लोग जानते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद कब सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। 4 को वेद समझ में आ गया। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है यजुर्वेद, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन है, सामवेद है, अर्थवेद है। सिंह देखिए ध्यान से, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के बारे में जानकारी लें। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। याद रखिएगा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, ऋग्वेद। तो क्वेश्चन आता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, 4 को ऑप्शन दे देगा तो ऋग्वेद कहेंगे, ठीक है ना। ऋग्वेद में आप 10 याद रखिएगा सब में। देखिए, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, ठीक है। 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है। फिर अगला में भी 10 को याद रखना, 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 1028, 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं। याद रहेगा, 10 10 10, तीनों में 10 10 मिल रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं, ऋग्वेद में याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जैसे कि 10 मंडल है ना, तो 10 मंडल में तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में है। बताइए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता के बारे में है, तो तीसरे। देखिए, 9वें मंडल में सोम देवता, 9वें मंडल में किसके बारे में है, सोम देवता के बारे में है। देखो, ऋग्वेद में वामन अवतार का, भगवान वामन अवतार लिए थे, 3 पग से पूरी पृथ्वी को नापे थे विष्णु भगवान, समझ रहे ना। विष्णु भगवान 3 पग से पूरी पृथ्वी को नापे थे, है ना। तो एक राजा था, क्या नाम था, उसको बहुत घमंड था कि मैं बहुत दानशील हूँ, तो उसका घमंड क्या किए थे, तोड़े थे, तभी वामन ही कहलाई, है ना। तो वामन अवतार का वर्णन किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो बताइए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, 250, और अग्निदेव के लिए 200। यानी ये देखिए, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। किस वेद में, ऋग्वेद में। इंद्र भगवान 50 को ज़्यादा हैं ना, ये अग्नि भगवान 250 को कम है। यानी ये कि इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किस में की गई है, तो ऋग्वेद में की गई है। समझ में आ गया आप लोगों को। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त है। कितनी ऋचाएं हैं, तो 10,462, सब में 10 10 10 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब चलिए यजुर्वेद के बारे में पढ़े। इतना क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। यजुर्वेद 2 नंबर का वेद देखिए, इसमें यज्ञ के बारे में आपको मिलेगा, पूछेगा यज्ञ के बारे में किस में मिलता है, तो आप कहिएगा यजुर्वेद में। देखिए, इसी में बलिदान के बारे में मिलता है, तो बलिदान के बारे में किस में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। यह वेद गद और पद दोनों में है, समझ में आ रहा है ना। यह वेद किस में है, गद और पद दोनों में है। तो बताइए, गद और पद दोनों में कौन सा वेद है, यजुर्वेद। बलिदान का वर्णन किस में मिलता है, यजुर्वेद। यज्ञ का वर्णन किस में मिलता है, यजुर्वेद। समझ में आ रहा है ना। चलिए, इतना क्वेश्चन याद है। अब तो सामवेद। देखिए, साम में साम का अर्थ होता है गान, तो पूछेगा गाने वाला वेद कौन है, तो सामवेद। साम का अर्थ होता है गाना, साम माने गाना, साम माने गाना, तो गाने वाला वेद सामवेद, गाने वाला वेद सामवेद। देखिए, इसमें 1810 सूक्त हैं, उसमें 1028 सूक्त है ना। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, इसमें है 1810। 1800 उल्टा कर दीजिए, देखिए 1800, उसमें 1028 है, इसमें 1810 है, ठीक है। उसमें 1028, ऋग्वेद में 1028 सूक्त और इसमें 1810 सूक्त है। किसमें,
किसमें? सामवेद में। यह गाया जाने वाला वेद है। देखिए, भारतीय संस्कृति संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद चाहे अर्थवेद, ठीक है, सबसे बाद का वेद यही है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। इसमें 731 मंत्र है। तो पूछेगा अर्थवेद में कितने मंत्र हैं? 731। कितने पद हैं? तो लगभग 6000 पद हैं। लगभग 6000 पद हैं, समझ रहे ना? तो 731 मंत्र, लगभग 6000 पद। किसमें? किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। कितनी ऋचाएं? 10,462 ऋचाएं, ठीक है, याद रहेगा। अब बताइए सामवेद में कितने मंडल? 1810 मंडल। 1810 सूक्त, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद के बारे में बता देते हैं। जितना जादू टोना ढन कमंडल है वो सब अथर्ववेद में है। किसी को बस में कर लेना है ना, किसी को जादू कर देना, किसी को टोना कर देना, ये सब किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो याद रखिएगा, जादू टोना, वशीकरण, अपने बस में कर लेना, है ना, तो ये सब किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो पूछेगा कि जादू टोना का वर्णन किस में है? अथर्ववेद में है। किसी को अपना बना लेना मंत्र के द्वारा किस में है? अथर्ववेद में है। समझ रहे ना? नेक्स्ट देखिए, सबसे बाद का वेद है, बता दिए हैं। देखिए, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। मोटा मोटी जानकारी लेते चलते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। देखिए, एगो मैत्रेयी उपनिषद है, उपनिषद कंटक उपनिषद है, मंडक उपनिषद है, श्वेताश्वर है, बताए थे आप लोगों को ना, 10th क्लास में है। नेक्स्ट देखिए, उपनिषद टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। देखिए, मैत्रेयी नामक एक उपनिषद है। मैत्रेयी नामक एक उपनिषद है जिसमें स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति के बारे में पता चलता है कि स्त्रियों को जो होता था, लोग क्या करते थे? शराब पीने जाते थे और कहते थे स्त्री को रख लो हमारी, है ना। जुआ खेलने जाते थे, स्त्री को गिरवी रख देते थे। वो देखो पांडव युद्ध में हार गए थे इसी से, कौरव से, और पत्नी को रख दिए थे जुआ में। तो समझ में आ रहा है? देखो, तो इसी में किस में मिलता है? मैत्रेयी नामक एगो उपनिषद है जिसमें स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति के बारे में मिलता है। याद रखिएगा, कौन उपनिषद में स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति के बारे में मिलता है? तो मैत्रेयी में। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, वेदांग टोटल कितने हैं? 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। अरे वेद 4 और वेदांग 6, याद रहेगा। वेद और वेदांग अलग अलग हैं। वेद 4, वेदांग 6। वेद 4, वेदांग 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन वेदांग है भाई? तो देख लीजिए, एगो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 6 गो वेदांग याद कीजिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त। अब आइए, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। व्याकरण, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, 6 गो ये आपका क्या है? वेदांग है, याद रख लीजिएगा। देखिए, पुराण, पुराण की संख्या टोटल कितनी है? 18 है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। समझ में आ रहा है ना? सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। चलिए क्वेश्चन बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीनतम पुराण और प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। प्रामाणिक पुराण है, सबसे पुराना पुराण है यही मत्स्य पुराण, और प्रामाणिक कथित तौर पर अच्छा पुराण है यह। समझ रहे ना? तो पूछेगा सबसे प्रामाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्त्रियां तथा शूद्र पुराण सुन सकते थे। स्त्री तथा पुरुष पुराण को सुन सकते थे। पहले के जमाना में बहुत ज़्यादा दिक्कत था, मालूम है। छोटे जाति के लोगों को जो है ना, जैसे हरिजन हो गए, डोम हो गया, चमार हो गए, इस सब को जो है ना, इस सबको पुराण जो है ये पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये लोग खाली सुन सकते थे। स्त्रियां भी सिर्फ सुन सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, उन लोगों का अधिकार नहीं था। समझ रहे ना? तो देखिए, स्त्रियां तथा शूद्र पुराण को क्या कर सकते थे? सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पूछेगा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का महत्वपूर्ण है? तो अग्नि पुराण का। अग्नि पुराण का बहुत ज़्यादा महत्व है। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए,
देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ, कौन से पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है। तो चलिए सीखते हैं। देखिए विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बताइए विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी। मौर्य वंश का संस्थापक आपको बताए थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने किसको हराया था, किसने हराया कि घानानंद को हराया था, समझ रहे ना, चाणक्य की सहायता से। तो बताइए मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है, विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है, विष्णु पुराण से मिलती है। देखिए मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में मिलता है। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है। बताइए मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश, जिसका संस्थापक कौन था, सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। अब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, घनानंद को हराया था चाणक्य की सहायता से, है ना। वही चाणक्य जिनका घनानंद चोटी पकड़ के अब ऐसी कर दिया, चोटी खुल गया था तो बोले तेरा राज का मैं विनाश कर दूंगा। 8 वर्ष के बालक चंद्रगुप्त मौर्य को ले आके बहुत सारा बात उसको सिखाए, राजा बनाए थे। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए बताइए मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश की। जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, समझ रहे ना, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की। गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है, वायु पुराण से। सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण से। और मौर्य वंश की किससे, जल्दी बताइए, विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से मत्स्य ऐसी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से अब हम लोग पढ़ें जैन के बारे में, कुछ जो है बौद्ध के बारे में, और कुछ हम लोग ठीक है। देखिए यहाँ जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछेगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। आगम का मतलब क्या होता है, जैन साहित्य, याद रहेगा। देखिए प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कल्प सूत्र से प्राप्त होती है। प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है, कल्प सूत्र से प्राप्त होती है। और ये जैन धर्म वालों का है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ इसमें थे। प्रथम ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। और अंतिम तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी थे। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया। प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, कल्प सूत्र से। यह किस में, तो जैन धर्मों में। समझ में आ रहा है ना। जैन धर्म के 2 ग्रंथ होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ लें। कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ें। विदेशी यात्री उन्हें कहते हैं जो विदेश से आए थे भारत में, और भारत में रहे कुछ दिन, खाना पीना खाए, चाय वो पिए, और यहाँ से कुछ क्या करे, लिख के यहाँ से अपने देशों में ले गए। समझ रहे ना। तो चलिए विदेशी यात्री, तो याद रखिएगा टेसियस विदेशी यात्री में याद रखिएगा टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। ईरान का क्या था, राजवैद्य था। तो पूछेगा टेसियस कहाँ का था, ईरान का। कौन था, राजवैद्य था। तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था, याद रहेगा। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस ईरान का राजवैद्य था, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डाईमेकस सीरियन नरेश। सीरिया जो देश है ना, वहाँ के राजा अंतियोकस का क्या था, यह राजदूत था। अंतियोकस का क्या था, यह राजदूत था। समझ। तो बताइए डाईमेकस कौन था, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि डाईमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। डाईमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था, याद रहेगा। और डाईमेकस किसका राजदूत था, सीरियन नरेश, लेकिन का अंतियोकस का, याद रहेगा। डाईमेकस किसका राजदूत था भाई, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार किस वंश के हैं, मौर्य वंश के हैं। बिंदुसार किस वंश के हैं, मौर्य वंश के हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया बिंदुसार के। अब देखो डायोनियस, ये डाईमेकस है, ये है डायोनियस। डाईमेकस अलग है और डायोनियस अलग है। डायोनियस जो है मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, अशोक के दरबार में था। कौन, डायोनियस। देखो डाईमेकस यह किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के। और डायोनियस
डायोनियस अशोक के दरबार में आया था। यह मिस्र नरेश, मिस्र का जो नरेश थे टॉलमी फिलेडेल्फियस का राजदूत था। समझ में आ रहा है ना। कुछ और जानकारी लेते हैं। अब हम लोग अरबी लेखक, कुछ अरबी लेखक के बारे में देखते हैं। तो देखिए अरबी लेखक में ये आपका अलबरूनी, ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। वही महमूद गजनी जिसने 17 बार क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया था। तो अलबरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनी के साथ आया था। और यह अरबी लेखक था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कहा कि अलबरूनी कौन था, तो अरबी लेखक था। अरबी लेखक था जो किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। देखिए और इब्न बतूता, यह भी अरबी लेखक था। इब्न बतूता भी क्या था, यह अरबी लेखक था। आएगा याद, इब्न बतूता कौन था, अरबी लेखक था। तो पूछेगा अरबी लेखक कौन था, तो इब्न बतूता, ठीक है ना। देखिए प्लिनी भी एक प्रकार का अन्य लेखक था जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा था। तो प्लिनी ने क्या लिखा था, नेचुरल हिस्ट्री, पहली शताब्दी में लिखा था। किसकी, कौन शताब्दी में, पहली शताब्दी में लिखा था। अन्य लेखक देखिए तारानाथ, यह तिब्बती था। तारानाथ तिब्बती, तो से तारा, तो से तिब्बती, तो से तारा, तो से तिब्बती। तो अन्य लेखक में तारानाथ तिब्बती था। तारानाथ कहाँ का था, तिब्बती था। मार्को पोलो जिसने सबसे पहले पूरे विश्व की क्या किया था, यात्रा किया था। सबसे पानी में सबसे पहले किसकी यात्रा किया था, मार्को पोलो ने पूरे विश्व के भ्रमण किया था। अरे समझ में ना। उसके बाद ना ये आए थे आपके, उसके बाद ये आया था आपका कौन, 1498 में कौन आया था, अरे पुर्तगाली यात्री सब आया था उसके बाद, मार्को पोलो के बाद। समझ, इसने पांड्य देश की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी, पांड्य देश की यात्रा की थी। किसने, मार्को पोलो ने पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कौन, मार्को पोलो आया था, लेकिन पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया मार्को पोलो। नेक्स्ट देखिए चीनी यात्री का नाम, तो आप लोग जानते हैं चीनी यात्री को फांसी हुई। यानी चीनी यात्री में कौन कौन आया था, आपका ह्वेनसांग था, है ना, समझ में आ रहा है ना। आपका ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था, याद रहेगा ना। पांड्य देश की यात्रा पर कौन आया था, मार्को पोलो आया था। इसके अलावा आप लोग चीनी यात्री तो जानबे करते हैं, चीनी यात्री को क्या हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई। ट्रिक याद है ना आप लोग को, फांसी हुई। तो फ से क्या हो जाएगा, फाहियान हो जाएगा। चीनी यात्री फ से फाहियान, फाहियान। यह किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और स से फांसी, फ से फायान, स से संयुगन, ह से ह्यूसंग, आ ई से इतिसंग। फ से फायान, सी से संयुगन, आहू से ह्वेनसांग। यह किसके दरबार, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ह्वेनसांग। ये किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन। तो दो याद ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन, फायान, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इतिसंग भी था, और ये संयुगन भी था। 4 गो चीनी यात्री भी था जो भारत आए थे लो, यहाँ पे यात्रा किए लो, चाय पी के यहाँ से गए लो। तो इस भारत के बारे में जानकारी लेके गए लो और अपने देश में जाकर उसका व्याख्या किए लो। ये था हम लोग का प्राचीन भारत। आगे हम लोग नेक्स्ट डे जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।